हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने अगली वीडियो में कार्बन के बारे में विस्तृत जानकारी ले रखी है, जो कि यूपी बोर्ड में अगर देखा जाए तो क्लास 10th 11th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने कार्बन का परिचय आप लोगों को पढ़ा रखा है। अब हम आज देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं मैंने बता रखा है। कार्बन जो होते हैं वो चतुष्क संयोजी होते हैं, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं और चतुष्क संयोजकता के कारण ये बहुत ज़्यादा श्रृंखलित होते रहते हैं और इसलिए इनके करोड़ों यौगिक पाए जाते हैं। और ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके हाइड्रोजन जो विस्थापित हो जाते हैं, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोजन विस्थापित होकर एक नया क्रियात्मक समूह अगर जुड़ जाता है तो एक नया यौगिक भी बना लेते हैं और उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं, क्योंकि जैसे ही नया क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो उनके रासायनिक और भौतिक गुण सारे बदल जाते हैं, जिसके कारण उसको नया यौगिक कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में अगर हम बात करें तो जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन आदि बहुत से यौगिक आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले हमें जानना होगा कि कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो एक श्रेणी का निर्माण करता है, जिसको हम एल्क श्रेणी कहते हैं। जनरली मैंने उसको एल्क श्रेणी के नाम से पढ़ा रखी है। तो आप देखिएगा एल्क श्रेणी क्या होती है और उसमें कितने कार्बन होते हैं। तो मैंने कहा कार्बन जब कार्बन से जुड़ेगा, अगर एक कार्बन अकेला है तो उसको क्या कहेंगे, कार्बन से 2 कार्बन, आप एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गया तो 2 कार्बन हो गए, उसको क्या कहेंगे, 3 कार्बन है उसको क्या कहेंगे। इसके बारे में देखिएगा। एक होती है एल्क श्रेणी, एल्क श्रेणी, मैंने इसको एल्क श्रेणी नाम दिया है। इधर एल्क श्रेणी हो जाएगी, इसमें एल्क श्रेणी में कार्बन की संख्या भी देखेंगे हम। तो इधर कार्बन की संख्या, कार्बन संख्या और इधर श्रेणी का नाम, यानी एल्क श्रेणी का जो सदस्य है, सदस्य का नाम, सदस्य का नाम, ये 2 चीजें हमें देखते हुए चलना है। अगर ये आपको याद है तो फिर आपको कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी और कार्बनिक यौगिक आसानी से याद हो जाते हैं, जिसको हम सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहीं से उसका निर्माण होता है। तो देख लेते हैं। अगर सदस्य की संख्या, कार्बन की संख्या अगर 1 है, C1 है, तो इसको हम मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। C अगर 2 है, C2 है, तो हम इधर स्ट्रक्चर भी बनाते चल रहे हैं। अब देख लीजिएगा, C अगर आपस में जुड़ा हुआ है, 1 है, तो ये क्या है, ये मेथ है। अगर C2 है आपस में तो इसको एथ बोलते हैं। और एथ की संरचना क्या हो जाएगी, कार्बन बॉन्ड कार्बन। और मैंने अभी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को लेकर अभी बताया है, मैंने अभी ये नहीं बताया कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो सब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, क्योंकि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो एल्कीन और एल्काइन का निर्माण हो जाता है। तो हम एल्क श्रेणी लेकर चल रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई बॉन्ड, हम खास तौर से सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 1 दिख रहे हैं, अर्थात मेथ श्रेणी लेकर, एल्क श्रेणी लेकर चल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे C अगर 3 हो जाए, C3, तो इसको प्रोप बोलते हैं। प्रोप आपने नाम सुना होगा, जैसे कि प्रोपेन होती है तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, मेथेन है तो 1 कार्बन होती है, एथेन है उसमें 2 कार्बन होते हैं। तो ऐसे ही श्रेणी होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड बना रहे हैं तो बाकी का जो बचा हुआ कार्बन है वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। बाकी की शेष बॉन्ड कहाँ से बनाएगा ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1 बॉन्ड मैंने इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड बना दिया, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इनकी चतुष्क संयोजकता कहाँ से कंप्लीट होगी, ये किसी अन्य तत्व से या किसी अन्य परमाणु से कंप्लीट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर प्रोप की बात करें तो यहाँ कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन कार्बन 3 हो जाएंगे, आपस में जुड़े होंगे। मैंने कहा संयोजकता आप अपने हिसाब से बैलेंस करिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी संयोजकता कैसे आप डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाता है प्रोप। अगर C4 है, C4, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूट, इसको ब्यूट बोला जाता है। इसमें 4 कार्बन आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। हम एक नॉर्मल चेन की अभी बात कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। जब हम आईपीएससी पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी इससे आपको आईपीएससी की ओर ले जाने वाले हैं, कार्बनिक यौगिकों से परिचय कराने वाले हैं, तो हमारी जो आईपीएससी चलेगी वो इसी श्रेणी के बेस पर चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से हो जाएगा क्या, अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने कहा इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है आपको। आप कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर आपस में जुड़े हुए हैं, इधर भी बॉन्ड है उधर भी बॉन्ड है, तो ऊपर और नीचे आपको बॉन्ड लगा देने हैं, 4 हो जाएंगे। आपको 4 बॉन्ड प्रत्येक कार्बन को देते चलना है। फिर हो जाएगा C5, इसको बोलते हैं पेंट,
क्या बोलते हैं, पेंट। तो यहाँ पे 5 कार्बन हो जाएंगे, 3 4 और ये 5। अगर आप चाहें तो इसकी वैलेंसी अर्थात संयोजकता इसकी पूरी कर सकते हैं ऐसे। C6 है, C6 तो इसको हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। यहाँ कितने कार्बन होंगे, तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हो जाता है, अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसको हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। हेप्ट है तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंसी मैंने कहा आप पूरी करते चलिएगा। कैसे करेंगे, तो मैंने कहा ये ऐसे बॉन्ड आप लगाते चलेंगे, प्रत्येक कार्बन को 4 4 बॉन्ड से दर्शाते चलेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि उनके कितने अन्य बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं इस तरह से, हम हालांकि करके बता दे रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारे धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद C8 अगर ये है तो इसको बोलते हैं ऑक्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन है। अब यहाँ पे 8 कार्बन कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 कार्बन हो जाते हैं। फिर अगर कार्बन की संख्या 9 हो जाती है तो इसको नोन बोलते हैं, नोन। नोन, इसमें 9 कार्बन हो जाएंगे। और अगला हो जाता है अगर C10 है, C10 है, कंटिन्यू अगर 10 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक। इसमें क्या होंगे, 10 कार्बन कंटिन्यू जुड़ते चले जाते हैं। तो ये 8 के लिए हो जाएगा। फिर आप 9 का बनाइएगा और 10 का आप स्वयं बनाइएगा, तो और मुझे बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो ये थी हमारी एल्क श्रेणी। अगर 1 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन है अगर तो उसको एथ बोलते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। 3 है तो प्रोप बोलते हैं। 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन और 10 को डेक बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपसे ये कोई कह दे कि एल्केन श्रेणी के सदस्यों की सीरीज बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक पर आपको हाइड्रोजन लगा देना है, अर्थात प्रत्येक कार्बन एक एक बॉन्ड से जुड़ा होगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो एल्केन कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन 2 कार्बन के मध्य अगर एक बॉन्ड है तो वो एल्केन होता है। अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो एल्कीन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो एल्काइन हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी शेष बंधों को संयोजकता दिखानी होती है, अर्थात अगर एक कार्बन इस कार्बन से 3 बॉन्ड बनाएगा तो बाकी इसकी संयोजकता कितनी रह जाएगी, 3 बॉन्ड इसके 3 बॉन्ड इसके, तो एक एक बॉन्ड और ये बनाएंगे। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 कार्बन है, अगर ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं आपस में तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन होता है, अर्थात एसिटिलीन होते हैं। और एसिटिलीन में 3 कार्बन के बॉन्ड इसके भी हो गए, 3 इसके भी हो गए, तो ये अभी एक बॉन्ड और बनाएगा इधर और ये एक बॉन्ड और बनाएगा इधर बना लेगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो C डबल बॉन्ड C, अब ये क्या करता, 2 बॉन्ड इसके हैं तो 2 ये और बनाता, एक इधर और ये भी 2 बनाता, एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से ये वाले अगर सिंगल बॉन्ड है, मैंने कहा अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या करते, ये 3 बॉन्ड और बनाते, तो ये हो जाते हैं एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। तो ये बात हमारी आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जानेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनसे कुछ नए यौगिक बनते हैं, और वो क्रियात्मक समूह इन्हीं कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पर जहां पर कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पर सब पर हाइड्रोजन लगकर आप संतुलित कर लीजिएगा, आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। मैंने कहा प्रत्येक कार्बन पर अगर कुछ नहीं लगा है, बॉन्ड दिख रहा है, तो उस पर हाइड्रोजन लगाकर आप संतुलित कर लीजिए, आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें 4 बॉन्ड हैं, चारों पर अगर आप हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, सूत्र बन जाता है CH4, इससे बन जाता है आपका मेथेन। तो इसी तरह से आप अन्य यौगिक बना सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अब आगे कि यौगिक कौन कौन से होते हैं, उनका क्रियात्मक समूह क्या होता है और उनका अनुलग्न या पूर्वलग्न क्या होता है। तो आइए देखते हैं कों की ओर। तो कार्बनिक यौगिक क्या होंगे, हम कार्बनिक यौगिक के प्रकार देखेंगे, उनके क्रियात्मक समूह क्या है, अर्थात उनकी पहचान क्या है और उनका अनुलग्न क्या होता है, हम इनको पढ़ेंगे अब। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पर कार्बनिक यौगिक, और दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा उसकी पहचान या क्रियात्मक समूह, और इधर हो जाएगा उसका क्या, अनुलग्न। तो यहाँ हम लिखेंगे अनुलग्न, कभी कभी पूर्वलग्न भी होते हैं, तो हम यहीं पर बताते चलेंगे। हालांकि आपको हम वरीयता श्रेणी से भी परिचित करा देंगे कि अगर कई क्रियात्मक समूह होते हैं तो उसमें किसको ज्यादा वरीयता दी जाती है, देख लीजिएगा। तो ये अनुलग्न हो जाएंगे। इधर हो जाएंगे आपके पहचान या क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह
या हम इसको पहचान भी कहते हैं, पहचान कह देते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक को अगर पहचानना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखना होगा। फिर इधर आएगा क्या, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो पहला हम कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं, कौन सा होता है हमारा, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। फर्स्ट नंबर का कार्बनिक यौगिक जो होगा वो एल्केन कहलाएगा। अब एल्केन को हम कैसे पहचानेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर एक बॉन्ड मौजूद है जिन कार्बनिक यौगिकों में, उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो शेष बॉन्ड इसके कितने होते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिएगा बाकी शेष बॉन्ड, इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, इसका भी एक बॉन्ड इधर, तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा और ये भी 3 बॉन्ड और बनाएगा, ये एल्केन हो जाता है। इसका अनुलग्न होता है एन, ANE। अब ये हम एल्केन, एल्क में एन लगा देते हैं, इसको हम एन कह सकते हैं। दूसरा हो जाता है, दूसरा कार्बनिक यौगिक एल्कीन हो जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं। बाकी 4 कार्बन, मैंने कहा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, आप ध्यान रखिएगा, हर बार हम आपको बता रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना के अपनी चतुष्क संयोजकता पूरी करेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन ये वाला अगर देखें तो इसके 2 बॉन्ड इधर हैं, तो 2 ये बॉन्ड और बनाएगा। इस कार्बन को देखें तो 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, 2 ये और बनाएगा। तो इस तरह से इसके 4 बॉन्ड और इसके भी 4 बॉन्ड हो जाते हैं। एल्केन के बाद एल्कीन होता है ये। अब एल्कीन के लिए अनुलग्न क्या होता है, तो ईन होता है, ईन, ENE होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन क्या होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। अब 3 बॉन्ड इस कार्बन के हैं, 3 इसके हैं, तो ये एक बॉन्ड इधर बनाएगा और ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना लेगा, तो ये हो जाता है एल्काइन। इसके लिए अनुलग्न होता है आइन, YNE, आइन, आइन बोलते हैं इसको, आइन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला हमारा क्रियात्मक समूह होगा, चौथा नंबर का हो जाएगा एल्किल हैलाइड, या हम एल्कोहल अभी ले लेते हैं, कारण इसका है बताएंगे। एल्कोहल, एल्कोहल की पहचान होती है कि उनमें क्रियात्मक समूह में अर्थात एल्क श्रेणी में एक हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह लगा होता है। अब हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे एक बात, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम इस एल्क श्रेणी को R कब बोलते हैं, अर्थात जैसे कि ये मेथेन है, ये H है, ये H है, ये H और ये H, अर्थात इसको मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन। और मेथेन को हमने लिखा एक कार्बन है, अगर एथेन होता तो उसको 2 कार्बन लिखा जाता, प्रोपेन होता तो 3 कार्बन यहीं पर श्रृंखला में जुड़े होते, लेकिन यहाँ पर मेथेन मैंने लिखा है। अगर इस कार्बन का हम हाइड्रोजन एक हटा दें, जहां पे हमें क्रियात्मक समूह लगाना है, एक हाइड्रोजन हटा दें और इसके स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, कोई क्रियात्मक समूह हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई FG हम जोड़ सकते हैं इसके स्थान पर। तो ये वाला जो शेष समूह बचेगा ये मेथेन नहीं होगा, अब ये मेथिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेथिल। तो अब बात आती है, एक कार्बन है तो मेथिल है, क्योंकि आपने मेथ, एक कार्बन का मेथ पढ़ा है, 2 कार्बन का एथ पढ़ा है, तो समग्र ओवरऑल आप श्रेणी क्या पढ़ चुके हैं, एल्क श्रेणी पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर हम कार्बन की संख्या ना बताएं, अगर एक कार्बन है तो उसको मेथिल बोला जाएगा, 2 कार्बन है तो उसको एथिल बोला जाएगा, 3 कार्बन है प्रोपिल बोला जाएगा। इस तरह से पूरी श्रृंखला के सदस्यों को हम ओवरऑल एक नाम दे देते हैं, मेथिल एथिल ना देकर एल्किल नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, एल्किल नाम दे देते हैं। और एल्किल को लिखा किससे जाता है, R बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। ये बॉन्ड, यही वाला जो हाइड्रोजन अभी खाली है वो है, बाकी जो ये कार्बन शेष बॉन्ड बना रखे हैं उसको मिलाकर इसको एल्क कहा जाता है। अब ये एल्क में मैंने कहा अगर मेथेन है तो मेथिल, एथेन है तो एथिल, लेकिन कब होगा इसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है CnH2n+1, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके 2 गुना और 1 ज्यादा करना है आपको, यानी हाइड्रोजन 2 गुने से 1 ज्यादा होगा।
अगर 3 कार्बन है, C3 है, तो H आपको 6+1 करना है, यानी 2 गुने से 1 ज्यादा करना है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7, और ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे एथिल की बात करें तो C2H, अब 2 गुना 4 और 1 ज्यादा करना है, मैंने कहा 2 गुने से 1 ज्यादा हाइड्रोजन होगा, ये 5। तो ये हो जाता है क्या, एथिल, और ये हो जाता है प्रोपिल। जैसे कि यहाँ पे मेथिल है, अब यहाँ पे क्या C1 है, H कितने हैं, 2 गुना करेंगे और 1 ज्यादा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये आप देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ बताने का एक मकसद है कि इन पूरी सीरीज को हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल श्रेणी नाम दिया जाता है। अब एल्किल का मैंने नाम क्यों बताया, इसका भी कारण है। अभी आप यहाँ पे आर बार बार देखेंगे तो ये आर क्या है, इसको आप समझिएगा जरा, ये आर क्या है। तो एल श्रेणी में अगर कोई एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, उसके बाद वो जो श्रेणी बचती है वो एल्किल कहलाती है। अब एल्किल, मैंने कहा एल्कोहल क्या होते हैं, तो आर के साथ अगर OH लग जाए, अर्थात कार्बन की कोई श्रृंखला है और इसमें एक कहीं पर OH लग जाए, बाकी सब पर हाइड्रोजन ही है, तो इसको एल्कोहल कहा जाएगा। ये पूरी श्रेणी एल्किल कहलाएगी, और ये ऑल होने के कारण, OH होने के कारण एल्कोहल कहलाता है। एल्किल प्लस ऑल क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाता है। तो आई होप कि हमारा एल्किल वाला मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एल्किल क्या होता है, हम आर क्यों लिखेंगे बार बार। तो इसका अनुलग्न क्या हो जाता है, एल्केन में ऑल लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, हम एक बार बता दे रहे हैं कि ये जो है एल्किल श्रेणी है। अब इस एल्किल को पूरा ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, ALKANE, एल्केन लिखते हैं, और इसकी लास्ट की स्पेलिंग ई हटाते हैं और इसके लिए OH के लिए ऑल लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस को ई करें, ई को माइनस कर देंगे, प्लस OL जोड़ देते हैं। ये आपको 2 बातें याद रखनी है। हम यहाँ से ई को हटा देंगे और ऑल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और इसको आपको यहाँ पर जोड़ देना होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये हो जाएगा क्या, एक तरह से अगर देखा जाए तो एल्केनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्केनॉल। अब आप समझ चुके होंगे मेथिल में अगर OH जुड़ गया तो मेथिल एल्कोहल होता है, लेकिन उसका साधारण नाम मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। आईपीएससी जब बोलेंगे तो मेथेनॉल बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हालांकि जब आईपीएससी आएंगे तब देखेंगे, अभी आगे आप समझ चुके होंगे आर क्या है और OH क्यों लगा इस पर। अब अगला है 5वां यौगिक हो जाएगा हमारा 5 नंबर का, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होते हैं, आर के साथ अगर CHO जुड़ा हुआ है, CHO समूह अगर है तो वो एल्डिहाइड कहलाएंगे। आपको पहचान कैसे करना है, तो CHO को देखना है, CHO अगर लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड होगा। इसके लिए क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर एल्केन में अल लगा देते हैं, यहाँ पे ऑल है, बाकी सेम प्रोसेस यहाँ तक रहेगी, लास्ट में AL चलेगा। यहाँ पर वहां पे एल्केनॉल था, यहाँ पर एल्केनल है, ये आपको ध्यान रखना है। ई हटाएंगे, OL यहाँ लगा रहे थे, लेकिन एल्डिहाइड में क्या करना है, ई हटाना है, AL लगाना है। अगला हो जाएगा 6 नंबर एल्किल एमीन। एल्किल एमीन, इसको हम एल्किल एमीन को लिखते हैं R बॉन्ड NH2। ये एमीन समूह होता है NH2, जो कि अमोनिया का पार्ट होता है। अमोनिया का एक H हटकर ये R से जुड़ जाता है, तो ये R एल्किल हो जाता है और ये एमीन कहलाता है, तो इसको बोलते हैं एमीन। अब इसके लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ तक वही रहेगी। मैंने कहा एल्केन की ई हटाएंगे और इसमें क्या लगाएंगे, तो हम जो लगाएंगे वो आपको ध्यान रखना है, क्या लगाना है, एमीन लगाना है। अर्थात एल्केन प्लस एमीन मिलकर क्या बन जाएगा, एल्केनामीन या एल्केनेमीन भी कहते हैं। तो एल्केनेमीन, एल्केन प्लस एमीन, तो इसको हम बोल सकते हैं एल्केनामीन। अगला हो जाएगा 7th नंबर का RX, इसको एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। ओ सॉरी, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल को लिखते हैं R से और हैलाइड लिखा जाता है X से। हैलाइड क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। हैलाइड होते हैं हैलोजन धातुएं, हैलोजन तत्व जो कि अधातुएं होती हैं, F, Cl, Br और I।
अब अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगी हुई है किसी कार्बन चेन में, तो उनको हम फ्लोरीन ना बोलकर क्या बोलते हैं, उसी का क्लोराइड बोलते हैं। जैसे मान लो मेथेन में लग गई तो मेथिल क्लोराइड, एथेन में लग गई एथिल क्लोराइड। अगर क्लोरीन लगी है तो क्लोराइड, फ्लोरीन लगी है फ्लोराइड, ब्रोमीन लग गई है तो ब्रोमाइड, और आयोडीन लग गई है तो आयोडाइड बोलते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इसके बाद यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बाकी सभी पीछे लग रहे हैं, यहाँ पर कुछ 2-3 यौगिक आपको जो मिलने वाले हैं अब, वो पीछे ना लगकर बल्कि आगे लगते हैं। जैसे कि ये हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन को हम लिखते हैं क्या, हैलो, अर्थात हैलाइड का IDE हटाकर O लगा देते हैं और हो जाता है वो क्या, हैलो प्लस एल्केन। तो एल्केन में मैंने क्या लगा दिया, हैलो, अर्थात फ्लोरीन है तो फ्लोरो एल्केन, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो, प्लस एल्केन के साथ बोलेंगे। अब एल्केन क्या है, मेथ है तो मेथेन, एथ है तो एथेन, अर्थात 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मैंने जो भी आपको सजाती श्रेणी एल की श्रेणी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग। तो आगे देखते हैं। इसके बाद एक और हो जाता है यहाँ पर 8th नंबर का यौगिक, एल्किल हैलाइड के बाद अगला आएगा नाइट्रो एल्केन। या इसको एल्किल नाइट्राइल भी कभी कभी कह देते हैं। तो नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन क्या होते हैं, R के साथ में NO2 लगा होता है, इसको नाइट्रो एल्केन बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। इसका अनुलग्न क्या होता है, या इसको एल्किल नाइट्राइल भी बोला जाता है। तो इसको बोलेंगे RNO2, RNO2। इसको आगे क्या, इसमें तो सेम वही प्रोसेस है, नाइट्रो समूह आगे लगा देते हैं और उसके बाद एल्केन लिख देते हैं। तो यहां पर चलेगा क्या, नाइट्रो एल्केन। इसका साधारण नाम जो होता है यहां पर जो लिखते हैं वो लिखते हैं एल्किल नाइट्राइट लिखते हैं, नाइट्राइट। NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ NO2 होता है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का यौगिक हमारा है एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। इसको नाइट्रो एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है, ये एक उपसर्जक बंध होता है। तो ये 3 बॉन्ड होते हैं और ये R से जुड़ा होता है साइनाइड। जब साइनाइड R से जुड़ा होता है तो इसको साइनो बोलते हैं, और ये जुड़ा है एल्किल समूह अर्थात एल्केन में, तो इसको साइनो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनो एल्केन, साइनो एल्केन। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, साइनो एल्केन बोलते हैं इसको। इसके बाद 10th नंबर हमारा यौगिक हो जाएगा ईथर हो जाएगा, ईथर। ईथर क्या होते हैं, R जो होता है वो ऑक्सीजन को घेरे होते हैं, 2 R, 2 एल्किल समूह ऑक्सीजन को घेरे होते हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 एल्किल समूह के मध्य एक ऑक्सीजन बैठी होती है, तो इसको ईथर बोलते हैं। R वार इसका सूत्र होता है, ये R सेम भी हो सकते हैं और ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसको ईथर बोलते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाता है, इसका अनुलग्न हो जाता है एल्क ऑक्सी एल्केन। इधर से यहां तक आएंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे एल्केन। फर्स्ट नंबर में इसको पढ़ेंगे और फिर इसको। अब कार्बन चेन जिधर जल्दी मिलेगी हम उस से पढ़ेंगे। कार्बन चेन का मतलब है कार्बन जिसमें क्रियात्मक समूह जिधर जल्दी मिल जाए, तो ये हो जाता है एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी एल्केन हो जाता है। ये एल्कॉक्सी इसके लिए होता है और ये एल्केन हो जाता है, तो इस तरह से इसको एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं। अगला हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, 11th नंबर हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये एकमात्र यौगिक होते हैं जो कि खासतौर से अगर देखा जाए COH वाले समूह वो अम्ल होते हैं, ये ओवरऑल अम्ल ही होते हैं अगर इनका समूह दिख जाए तो। ये होते हैं R बॉन्ड COOH। हम इसको COO को ऐसे लिखते हैं, C R इधर होता है, ऊपर होता है एक O और इधर OH होता है,
तो चाहे इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, RCOOH या RCOOH होता है, देखो RCOOH ऐसे लिखते हैं। इसके लिए ओइक एसिड लिखते हैं, एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड क्या हो जाता है, एल्केनोइक एसिड या अम्ल कहते हैं। तो एल्केन में ई हटाकर OIC लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, OIC, ओइक एसिड इतना जोड़ देते हैं, ओइक एसिड लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा, इसके बाद ईथर हो गया, कार्बोक्सिल गम हो गया। अब अगला नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, कीटोन का। 12 नंबर कीटोन हो जाते हैं। कीटोन क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, यहाँ पे CO समूह कार्बोनिल समूह, CO समूह को कार्बोनिल समूह बोलते हैं और इस समूह को कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिल बोलते हैं। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल को मिलाकर बोला जाता है कार्बोक्सिल, जबकि इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। तो RCOR इसको बोलते हैं क्या, कीटोन बोलते हैं, ऐसे सूत्र के यौगिकों को। इसमें R और R घेरे हुए किसको, CO समूह को घेरे हुए, यानी कार्बोनिल समूह को अगर R घेरे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटोन। और इसका जो अनुलग्न होता है इसको लिखते हैं इधर से, सारे कार्बन के लेते हैं, अब जिधर से जल्दी कार्बन हमको क्रियात्मक समूह जिधर से जल्दी मिल जाए, अगर इधर से चले तो ये जल्दी मिल जाए, या फिर इधर से चले तो ये जल्दी मिल जाए, जिधर जल्दी मिलेगा उधर से पढ़ेंगे। और एल्केन में OH लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ओन लगा देते हैं, ओन, क्योंकि कीटोन में ही है, ओन छिपा हुआ है, देख लीजिएगा आप, यहाँ छिपा हुआ है क्या, ओन, यहाँ से देखिएगा ओन छिपा हुआ है, तो इसके लिए लगाते हैं क्या, ओन। तो एल्केन की स्पेलिंग से ई हटाते हैं, प्लस क्या लगा देते हैं, ओन लगा देते हैं, ओन ONE ही लगाते हैं, ये वन नहीं होता, ये ओन पढ़ा जाता है, यहाँ पर ONE ओन हो जाता है। तो ये आपने देखा कुछ कार्बनिक यौगिक, और एक और देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको ऊपर देख लेते हैं, ऊपर के आप इसको नोट कर चुके होंगे, आप देख लीजिएगा। तो हम इसको यहीं पर देख लेते हैं इस सीरीज में। अगला हो जाएगा हमारा 13 नंबर का कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। 13 नंबर में हम पढ़ेंगे क्या, एस्टर। एस्टर क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, यानी R जुड़ा हुआ है किससे, COO से, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, एस्टर बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं एल्किल प्लस एल्केनॉइड। फर्स्ट नंबर इधर से पढ़ते हैं, सेकंड नंबर इधर से पढ़ते हैं। पहले इधर वाले कार्बन को सब देख लेंगे, एल्किल बोलेंगे तो इसके लिए लिखेंगे एल्किल, प्लस इधर वाले को पूरे को मिलाकर OH लिखेंगे, एल्केन प्लस OH, एल्केन प्लस OH, तो एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट हमारा यौगिक हो जाता है कौन सा, वो हमारा हो जाएगा 14 नंबर का एमाइड हो जाएगा। 14 नंबर का कार्बनिक यौगिक हमारा होगा कौन सा, एमाइड, एल्किल एमाइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एल्किल एमाइड। एल्किल एमाइड क्या होते हैं, तो R के साथ अगर C डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड NH2 जुड़े हुए हैं, यानी CONH2 अगर जुड़ा हुआ है तो इसको एमाइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल्केनामाइड। एल्केन में ही एमाइड लगा देते हैं, एल्केनामाइड बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये हो जाते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक और इनके क्रियात्मक समूह तथा इनके अनुलग्न। तो इतने कार्बनिक यौगिक और क्रियात्मक समूह आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप आईपीएससी सीख सकते हैं। इसके बाद हमारी एक और आती है श्रेणी, कौन सी, तो वो होती है प्रायिकता श्रेणी, जिसको हम कह सकते हैं कि वरीयता श्रेणी। उसमें इनका जब हम आईपीएससी पढ़ेंगे अभी, तो आईपीएससी करते समय हम इन क्रियात्मक समूहों को और अनुलग्न को याद करके तभी हम आईपीएससी कर पाते हैं। लेकिन अगर कई क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन चेन में जुड़े हुए हैं
तब वहां पर हमें समस्या आती है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम करते हैं कि एक वरीयता श्रेणी होती है जिसको हम याद कर लेते हैं, और उस वरीयता श्रेणी में जिस क्रियात्मक समूह को ज्यादा पहले वरीयता दी गई है उसको हम पहले, उसके बाद उसके कम वरीयता वाले को बाद में लिखते हैं। इस तरह हम क्रमवार इसका अध्ययन करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप अगर आईपीएससी पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे कार्बनिक यौगिक और जो आज की कंपाउंड की जो सीरीज है इसको पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो हमारी इसी के आगे कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे आईपीएससी क्या होती है, और आईपीएससी करने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। हम बात करना चाहें अगर तो ये बता सकते हैं कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी चेन क्या होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जिनको कहते हैं, नियो कहते हैं। 4 प्रकार की श्रेणियां होती हैं कार्बन श्रृंखला की, तो इनको हमको देखना होता है। अगर ये हम नहीं जानते हैं तो इससे पहले हम आईपीएससी में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इन कठिनाइयों से हम आसानी से कैसे निपट सकें, इसलिए आप हमारी सीरीज को अगली कंटिन्यू रखिएगा, उसको देखिएगा और आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा अगर आप आईपीएससी पढ़ना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।